जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांव के नंबरदारों को फॉर्म दिए हैं जिसमें मस्जिदों का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको बनाने में कितनी लागत लगी, मस्जिद को मिलने वाली फंडिंग के स्रोत क्या हैं, महीने का आय व्यय और बैंक अकाउंट डिटेल जैसी जानकारियां मांगी गई हैं। कितने मदरसे हैं, कितनी मस्जिदें हैं, इनको कौन चलाता है, कहां से इनकी फंडिंग होती है, कौन इसमें पढ़ने आता है और कौन पढ़ाता है, ये जानकारी भी मांगी गई है। अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो, चाहे वो मौलवी हो या नॉन मौलवी हो, कोई और हो, लेकिन आप हर एक को एक सांचे में डालते हैं, हर स्कॉलर को सांचे में डालते हैं। जब आप ये करते हैं तो आप हर एक मुसलमान पर शक करते हैं। बनारस की दाल मंडी में मस्जिदें टूटने वाली हैं, इस पर माहौल गर्म है। वहीं जम्मू कश्मीर में मदरसों और मस्जिदों की प्रोफाइलिंग पर भी सियासत अब गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में मदरसों और मस्जिदों को लेकर पुलिस ने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांव के नंबरदारों को फॉर्म दिए हैं जिसमें मस्जिदों का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको बनाने में कितनी लागत लगी, मस्जिद को मिलने वाली फंडिंग के स्रोत क्या हैं, महीने का आय व्यय और बैंक अकाउंट डिटेल जैसी जानकारियां मांगी गई हैं। कितने मदरसे हैं, कितनी मस्जिदें हैं, इनको कौन चलाता है, कहां से इनकी फंडिंग होती है, कौन इसमें पढ़ने आता है और कौन पढ़ाता है, ये जानकारी भी मांगी गई है। सरकारी भाषा में इसे सिक्योरिटी ऑडिट कहा जा रहा है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर में विरोध हो रहे हैं। सियासी पार्टियों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। हमारी शिया मस्जिद हो, सुन्नी मस्जिद हो, बरेलवी हो या कोई दूसरी हो, इजाजत सारी अंदर अस इट इज ओपन फॉर ऑल। इट इज नॉट लाइक कि दलित यहाँ नहीं आ सकता, पानी पियो तो बच्चे को उसके पिटाई करो, ब्राह्मणी सिर्फ जा सकता है, औरतें यहाँ मस्जिद में नहीं, ये इस मंदिर में नहीं जा सकती। मुसलमानों के मंदिर मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो। ने अभी देखा जो मौलवी हैं या मदरसे हमारे हैं, ऐसी कोई खुदा न खास्ता हर मदरसा कोई मिलिटेंसी मेकिंग मशीन फैक्ट्री नहीं है। जहां कहीं गलत हो रहा है उसको बुक कर लीजिए, जहां कहीं आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है उसको बुक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मौलवी हो या नॉन मौलवी हो, कोई और हो, लेकिन आप हर एक को एक सांचे में डालते हैं, हर स्कॉलर को सांचे में डालते हैं। जब आप ये करते हैं तो आप हर एक मुसलमान पर शक करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, वहीं जम्मू कश्मीर में कई मदरसों के मुफ्ती मौलानाओं का कहना है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी जानकारी पहले भी मांगी जाती रही है। सुनिए। उनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं अपना काम, और हम उसमें भरपूर, जो उन्होंने वही मुफ्ती साहब की बात है कि इसमें कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि हम पहले से वो तमाम तर चीज़ें करते हुए आ रहे हैं जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी। देखिए, कोई भी इदारा, कोई भी जो है इंस्टीट्यूट जो है वो चलता है मतलब डेटा के बेस पे चलता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं हवा में इदारा चलता है। हमारे इदारे जो चल रहे हैं इनमें डेटा है, तमाम लोगों का, जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उनका डेटा भी है, जो हमारे टीचर होते हैं उनका भी डेटा है, और पुलिस के साथ भी शेयर किए जाते हैं। हाँ, जो भी हमारे पास, देखिए, अगर गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी हमारे पास आता है हम उसको डेटा देते हैं। मदरसों या मस्जिदों की प्रोफाइलिंग फरीदाबाद से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद शुरू हुई है। कश्मीर कनेक्शन याद होगा आपको याद दिलाऊं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर ने लाल किले के सामने कैसे अपनी कार में फिदाइन हमला किया था। अभी करीब 2 महीने पहले की तो बात है। इस मामले में यह खबर आई थी कि ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के फैज़े इलाही मस्जिद में गया था। इसीलिए प्रशासन अब चौकन्ना हो गया है। वो ये पुख्ता कर लेना चाहता है कि किसी मस्जिद या मदरसे से किसी आतंकी का कोई कनेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद मस्जिदों और मदरसों का डेटाबेस बनाना है, सुरक्षा ऑडिट करना है और संभावित आतंकी गतिविधियों पर नजर रखना है। अतीत में भी और धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल, ऐसे जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, उसका इस्तेमाल करते आए हैं। हमने पंजाब में देखा था और ऐसी और भी घटनाएं सामने आई थी। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर, और ये खबर मुंबई की है। मुंबई के बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए कल वोटिंग है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले एक मुद्दा गर्म हो गया है, और वो है वोट से पहले नोट अकाउंट में पहुंचने का। मकर संक्रांति के मौके पर महाराष्ट्र की करीब 1 करोड़ महिलाओं को पिछले महीने यानी दिसंबर की किस्त जारी कर दी गई है। यह किस्त लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली रकम की है।
हालांकि इस महीने की एडवांस किस्त देने पर राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, लेकिन पिछले महीने की किस्त के कारण ही सही महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आज आने शुरू हो गए। बहुत सी महिलाओं के खाते में तो पहुंच गए। अब सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है कि कल वोटिंग है, आज नोट बांटे जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसे में क्या ये लुभाने की कोशिश नहीं है? आखिरकार क्यों महिलाओं के खाते में आज ये नोट ट्रांसफर किए गए? लाडली बहनों को हम सब अपनी बहन मानते हैं। हर महीने 1500 रुपए उनके अकाउंट में आने चाहिए, लेकिन ये महायुति की सरकार उनको लालच देना चाहती है, बहनों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। आज 14 जनवरी आज ही के दिन उनको पैसा देना था, अरे 10 दिन पहले दे सकते थे, 10 दिन बाद दे सकते थे, कल वोटिंग है। मतलब क्या चाहते हो? बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारी लाडली बहनों को एक साथ पैसे दो, ये 1 महीने का 2 महीने का क्यों? हर महीना नियम से दो ना, बहनों का शोषण मत करो। लाडली बहन योजना शिंदे सरकार ने शुरू की थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस सरकार ने भी इस योजना को जारी रखा। महाराष्ट्र में जो विपक्ष में हैं वो भी इस स्कीम के खिलाफ नहीं है। आखिरकार किसी महिला को पैसा मिल रहा है, उसकी आर्थिक मदद हो रही है, तो कोई विरोध करे तो कैसा करे। लेकिन विपक्ष का ये ऐतराज सिर्फ ये है कि चुनाव से पहले सरकारी पैसों की मदद से सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बना रही है। हालांकि सरकार की दलील इसके बिल्कुल अलग है। सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े लोग कहते हैं कि यह पैसा महाराष्ट्र की महिलाओं के हक का है जो उन्हें दिया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। इसका चुनाव से क्या लेना देना? ऑनगोइंग प्रोसीजर है, क्योंकि हर महीने लाडली बहना के अकाउंट में गवर्नमेंट के माध्यम से पैसे जाते हैं और दोनों डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, ये प्रोसेस कंटिन्यू करती है। तो इसमें इलेक्शन रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है। महाराष्ट्र में नकद राजनीति का एक सिरा बिहार से सीधे तौर पर जुड़ता है। यहाँ पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, विधानसभा के, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। महिलाओं के खाते में इस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान एक मुश्त 10,000 रुपए भेजे गए। स्कीम का फायदा 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला। नाम दिया गया था बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सरकार का तर्क था कि यह पैसा छोटे छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई करना, चूड़ी बनाना, मुर्गी पालन करना, उसके लिए दिया जा रहा है। विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा, टाइमिंग पर सवाल खड़े करता रहा, चुनाव आयोग भी गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उल्टा जब नतीजे आए तो विपक्ष की बात बिल्कुल नहीं सुनी महिलाओं ने, और राजनीतिक पंडितों ने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए की प्रचंड जीत जो बिहार में हुई उसका बहुत बड़ा जो वजह थी वो यही स्कीम थी जिसमें सीधा 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहा था। ऐसे में अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडी का इलेक्शन को लेकर विपक्ष पूछ रहा है, आखिरकार क्या महाराष्ट्र की महिलाओं को वोट के लिए सरकारी पैसे दिए गए? क्या ऐसे सरकारी पैसे बांटकर सत्ता पक्ष यानी महायुति वोट खरीदने का प्रयास नहीं कर रहा है? क्या बिहार की तरह एक बार फिर सरकारी नोट ही सत्ता की चाबी दिलवाएंगे फडणवीस की महायुति को? इस पर महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से समझने वाले जो जानकार हैं, पत्रकार हैं, वो क्या कहते हैं, सुनते हैं उनको। मुझे लगता है कि लाडली बहना का इम्पैक्ट स्टेट असेंबली में सबसे ज़्यादा हुआ था। वो इम्पैक्ट अभी इतना नहीं होगा, उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि लाडली बहना का जब शुरू हुई तो तब 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उसका फ़ायदा हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद में महायुति ने ये जो बेनिफिशियरी उनका नंबर सम और अदर रीजन की वजह से कटना शुरू कर दिया। अभी 50% से ज़्यादा नंबर कट गए। जो महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है वो भी अपना मत देने वाली है, और जिनको 3,000 रुपये प्रॉमिस किया था उनको सिर्फ 1,500 रुपये मिल रहा है, वो भी वोट करने वाले। तो सोचेंगे कि क्या प्रॉमिस किया था और क्या हाथ में मिला था। बीएमसी के रण में वोट शक्ति हासिल करने के लिए नोट शक्ति के साथ साथ भक्ति की शक्ति भी दिख रही है। रविवार को शिवाजी पार्क में रैली के बाद एक बार फिर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आज दिखाई दिए। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मुंबई के मशहूर और बहुत मान्यता वाले मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। खास बात यह रही कि इस दौरान दोनों चचेरे भाइयों का पूरा परिवार भी साथ था। आदित्य ठाकरे भी थे, अमित ठाकरे भी थे। एक साथ पूजा करते हुए पूरा परिवार, ठाकरे परिवार नजर आया। मुंबा देवी मंदिर से आई इन तस्वीरों से जनता के लिए मैसेज एक नहीं 2 हैं। एक संदेश ये कि उद्धव और राज ठाकरे में सिर्फ सियासी गठबंधन नहीं बल्कि फैमिली भी अब एक साथ है। दूसरा, बीजेपी के असली हिंदुत्व के दावे को चुनौती देना, जैसा कि आज सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर सवाल भी उठाया। अगर बाळासाहेब ठाकरे जी की पुण्याई छोड़ दे
तो एक काम उद्धव ठाकरे बताए हिंदुत्व के लिए उन्होंने किया हुआ। किसी हिंदुत्व के आंदोलन में थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में गए, मैं गया था, मैं कार सेवक था, मैं तीनों कार सेवाओं में गया हूं। ये कभी गए नहीं, ये घर से बाहर निकले नहीं। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ ऐसे समय भी ये कभी बाहर नहीं निकले, इन पे एक केस नहीं लगा कभी। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक आंदोलन नहीं किया। देखिए, हम पैदा ही हिंदुत्ववादी हुए हैं, हमारे रग रग में हिंदुत्व है और हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। तो कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, इसको लेकर ठाकरे परिवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक और बात क्लियर कर दी, भविष्य में महाविकास आघाड़ी या उद्धव ठाकरे की उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।